ज़्यादातर व्यक्तियों को ध्यान ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं, 1939 में शुरू हुआ था और 1945 6 साल तक पूरा विश्व युद्ध में झुलसता रहा। जर्मनी 1945 जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, इटली ने कर दिया, और जापान अपनी लड़ाई चालू रखे हुए था। जापान, जैसा आप जानते ही है, टापू है, उस पर अटैक करने के लिए 4 गुना ज़्यादा फोर्स लेके जाना पड़ेगा और उसमें कैजुअल्टी यानी कि सिपाहियों की मौत भी ज़्यादा होगी। इसलिए अमेरिका ने दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने जो उनका नवनिर्मित एटम बॉम्ब था, अणु बॉम्ब जिसे कहते हैं, जिसको पहले एक छोटे से टापू पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, उसको किसी शहर पर डालने का निश्चय किया। जिस शहर पर डालना था वहाँ जब हवाई जहाज पहुँचा तो सुबह बादल थे, इसलिए वो नहीं आके, और उसको हिरोशिमा पर सुबह 10 बजे के आसपास वो बम गिराया। और हिरोशिमा, जिसकी आबादी उस समय लगभग 10 लाख के आसपास थी, पूरा तहस नहस हो गया। एक मकान भी खड़ा नहीं रहा। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों विकलांग हो गए। उसका जो रेडिएशन था उसने कई चमड़ी की बीमारियां और अन्य बीमारियां कर दी। फिर भी जापान कुछ नहीं बोला। एक सप्ताह बाद फिर अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा बम डाला और तब जापान घबरा गया और जापान ने सरेंडर का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। मेरी तमन्ना थी, मैं 1967 यानी उस 1945 के 22 वर्ष बाद जापान गया था। वहाँ जब रह रहे थे हम नागोया में, तो मैंने अपने एक मित्र इंजीनियर से कहा, मैंने कहा हिरोशिमा देखने की इच्छा है। उसने कहा चलो। तो हम लोग एक बार शनिवार की शाम को ट्रेन में बैठ गए। सुबह हिरोशिमा पहुँचे। स्टेशन पर यूथ क्लब में नहाए धोए, बाहर निकले तो मैंने कहा हिरोशिमा कहाँ की? यही तो हिरोशिमा है। अरे ये हिरोशिमा, जापान का सबसे बढ़िया शहर, चौड़ी सड़कें, बढ़िया बिल्डिंग, नए डिज़ाइन के सारी चीज़ें, मतलब जो नागोया में नहीं था, ओसाका में नहीं था, वो हिरोशिमा एक नया शहर के रूप में बढ़िया सिस्टमेटिक सारा काम। आगे आगे गए, देखते गए। मैं ताजुब करता कि आखिर मैंने अपने उस साथी इंजीनियर से पूछा, मैंने कहा डियर, एक 22 साल के अंतराल में ये इतना कैसे संभव हो गया? जबकि उसके पहले हम वहाँ का म्यूज़ियम देख आए थे, जो उसकी उस समय की तस्वीरें उस पर लगी हुई थी। पूरा हिरोशिमा तहस नहस था। खाली टाउन हॉल की 2 दीवारें, क्योंकि डबल मंजिल का था, वो मौजूद रही और वो आज भी वहाँ मौजूद रखी है, एक याद दिलाने के लिए कि उस समय हिरोशिमा की क्या स्थिति हुई थी। उस इंजीनियर ने जो जवाब दिया, उसने कहा मित्र, माल टूटा था परंतु माल बनाने वाला स्किल्ड, ईमानदार और मेहनती आदमी तो मौजूद था। मटेरियल वाज लॉस्ट बट द स्किल्ड, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट मैन वाज देयर। और सब बिल्डअप हो गया। उसने मेरी सारी विचारधारा बदल दी कि सबसे ज़रूरी है सही, जिसको आजकल ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, व्यक्ति का चारित्र। अगर देश की जनता, अपना परिवार, अपनी जाति, अपने फॉलोवर्स, अगर वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, सहनशील हैं और उनमें अपना स्किल सुधारने की एक आकांक्षा, एक तमन्ना है, तो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आदमी का कैरेक्टर। जो मुझे दुख इसी बात का होता है कि मैं तो 1943 का पैदा हुआ हूँ, आज़ादी के 4 वर्ष पहले, पर जो हालात हमको अंग्रेज और उस समय के राजा महाराजा सौंप के गए थे, आम आदमी ईमानदार था, आम आदमी पूरा मेहनती था, सहनशील था। पर उसके आज़ादी के बाद के
जो समय आया और कम्युनिस्ट विचारधारा और सोशलिस्ट विचारधारा से ये जो इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का ये सिस्टम बनाया, सारा ब्यूरोक्रेसी को बढ़ाया गया, सरकारीकरण, पानी भी हम देंगे, बिजली भी हम देंगे, सड़क भी हम बनाएंगे, स्कूल भी हम खोलेंगे, अस्पताल भी हम चलाएंगे, ये सब सरकार का जो चला उसने आम आदमी को निठल्ला कर दिया। जो पढ़ाई का तौर तरीका था वो सब नौकरी के प्रति कर दिया, और टैक्स सिस्टम ने, इनकम टैक्स ने, इसने आम व्यापारी से लेके सबको चोर बना दिया कि ये काम करने से टैक्स की बचत हो सकती है, ये काम करने से टैक्स की बचत हो सकती है। विकास हुआ है पर जनता बेईमान हो गई। आम आदमी, अगर एक व्यापारी टैक्स की चोरी नहीं करता है, टैक्स का मैनिपुलेशन नहीं करता है, कुछ बड़े बड़े 2-4 टाटा वगैरह को छोड़ दें, तो बाज़ार में टिक ही नहीं सकता। ये सारे बढ़िया चीज़ को आज अपन ने इस तरह से बिगाड़ दिया जिसका कोई न कोई भारी व्यक्ति केंद्र में आएगा और पूरे टैक्स सिस्टम को हिम्मत करके बदलेगा नहीं, तब तक ये जो चारित्र निर्माण का, जो चारित्र का जो है, आम आदमी का चरित्र जो बिगड़ रहा है, वो देश को पता नहीं किस गर्त तक ले जाएगा। ये आज सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।